हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 शुरू करेंगे और इसके प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। और समांतर सारणी की टोटल 12 वीडियो मैंने बनाई है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे अभी हम पार्ट 2 कर रहे हैं, तो इसमें प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक हम सॉल्व करेंगे। वैसे ही सारे जिस भी प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन होंगे, वो सारे मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो जो भी प्रश्न अगर आपको देखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी होगी, तो उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप किसी भी पार्ट की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, इसमें दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्या की सूची ए बी है और क्यों। जैसे पहला पार्ट इसमें दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो देखो, इसमें स्टार्टिंग में ये दिया है कि हमें प्रत्येक किलोमीटर के बाद किराया निकालना है और पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा किलोमीटर हम चलेंगे, तो उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये लिए जाएंगे। देखो, पहले किलोमीटर का जो किराया है वो तो है हमारे पास 15 रुपये। उसके बाद अगर मैं 2 किलोमीटर जाता हूँ, तो 2 किलोमीटर में पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये जो कि फ़िक्स है। उसके बाद देखो, 1 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का 8 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। तो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये है, उसके बाद 1 किलोमीटर हम इसमें एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो 8, तो 8 और 5 ये हो जाएगा 13, तो यहाँ पे होगा 23, ठीक है। फिर अगर मैं 3 किलोमीटर चलता हूँ, तो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये होगा, उसके बाद 2 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा चल रहे हैं, तो दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये और तीसरे किलोमीटर के लिए भी हमारे पास 8 रुपये होंगे। तो कितना होगा, 8 और 8 16 और 16 और 15 कितना होगा, 16 दूनी 32, मतलब ये हो जाएगा 31। वैसे ही अगर मुझे 4 किलोमीटर के लिए निकालना है, तो पहले किलोमीटर का तो निकलेगा 15, दूसरे किलोमीटर का 8, वैसे तीसरे किलोमीटर का भी 8 और चौथे किलोमीटर का भी 8। अब देखो, 8-8 क्यों है, क्योंकि इसमें दिया है कि पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो 3 किलोमीटर हम इसमें एक्स्ट्रा चल रहे हैं 1 किलोमीटर के बाद 3, तो यहाँ पे पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए भी 8, चौथे के लिए भी 8। तो ये कितना होगा, 8 और 8 16 और 8 24, 24 और 15 ये हो जाएगा 39। तो ऐसे करके हमारी सीरीज़ बनेगी। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं श्रेणी बनाता हूँ, यानी जो सीरीज़ है वो क्या-क्या बन रही है। सबसे पहले तो हमारी बन रही है 15, ठीक है। उसके बाद बन रहे दूसरा नंबर आ रहा है 23, उसके बाद तीसरा नंबर आ रहा है 31, उसके बाद चौथा नंबर आ रहा है 39। तो ये श्रेणी ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे, देखो पहला पार्ट तो हमारा यहाँ पे ए बराबर हमारे पास आएगा 15। वैसे अगर मैं डी निकालूँ, तो डी कैसे निकालते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं। तो मैंने आपको बोला ना कि ये श्रेणी कैसे लिखते हैं, जैसे पहला पद लिखना है तो A1, दूसरा पद लिखना है तो A2, तीसरा पद लिखना है तो A3, चौथा पद लिखना है तो A4। तो डी का मान A2 माइनस A1, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 माइनस 15। अब 23 में से 15 घटा दो, हमारे पास आएगा 8, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो A3 माइनस A2 करेंगे, तो 31 में से अगर मैं 23 घटाता हूँ, तो यहाँ पे भी आएगा हमारे पास 8, ठीक है। वैसे ही आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे A4 माइनस A3, मतलब 39 में से 31 घटाना है, तो यहाँ से भी हमारे पास आएगा 8। तो डी का मान देखो हर कंडीशन में 8 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे भी, क्योंकि डी का मान 8 आ रहा है, इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी है। तो देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो, इसमें दिया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। अब देखो, यहाँ पे हमें नहीं पता कि बेलन में कितनी हवा उपस्थित है, तो एक काम कर दो, या तो यहाँ पे x मान लो, या एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कोई नंबर मान सकते हैं, उससे सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना बेलन का जो आयतन है वो कोई नंबर ले लो, मान लीजिए 64 है। अब देखो, 64 में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि प्रत्येक बार में यहाँ पर लिखा है कि 1/4 हवा बाहर निकालनी है। तो ऐसा नंबर आप 64 ले सकते हो या 216 ले सकते हो। तो ऐसा नंबर लेना जिससे कि हमें बीच में कुछ नंबर मिले और जो संख्याएँ हैं वो भिन्न में ना मिले, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 64 ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे उसका टोटल आयतन ले लिया 64। अब देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रश्न में हमें लिखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। हवा की मात्रा हमारे पास कितनी है, टोटल 64 है। हवा की मात्रा जो है, जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है, जैसे कोई बेलन है, ठीक है, आप ये मान सकते हो कि ये इस प्रकार से कोई बेलन है। इसमें क्या हो रहा है कि वायु निकालने वाला जो पंप होता है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है।
पहली बार इसमें हमने वायु निकालने वाला पंप लगाया, तो हमारे पास टोटल इसमें हवा कितनी थी? 64 थी। अब इसका क्या कर रहा है वो 1/4, एक बार लगाया तो इसका 1/4 बाहर निकाल रहा है। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो यहाँ पे होगा 16, मतलब 16 हवा वो बाहर निकाल रहा था। टोटल हवा हमारे पास 64 थी। 64 का अब क्या कर दिया उसने? 16 बाहर निकाल दिया। तो कितना बचा हमारे पास? ये बचा 48। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 64 नहीं रहेगी हवा, अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी हवा? 48 हो जाएगी। ठीक है, पहली बार हमने लगाया। फिर दूसरी बार दोबारा हम वैक्यूम पंप को लगाएँगे। जो वायु निकालने वाला पंप है उसको दोबारा लगाएँगे। अब दूसरी कंडीशन भी क्या करेगा यहाँ पे? शेष हवा का देखो, अब हवा कितनी बची? 48 बची। इसका भी 1/4 निकालेगा। ठीक है, अभी इसका भी 1/4 कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 12। मतलब जो 48 हवा अब बची थी, उसमें से कितना निकाला उसने? 12। देखो दूसरी बार लगाया तो अब 12 निकाला, तो इसका हम 12 कर देंगे। तो 48 में से 12 घटाएँगे, कितना बचेगा यहाँ पे? 36 बचेगा। ठीक है, अब देखो हवा 48 नहीं बची है, अब हवा कितनी हो गई? 36 बच गई। अब 36 जो शेष हवा है उसका भी 1/4 निकालेंगे। तीसरी बार हम वैक्यूम पंप लगाएँगे, तीसरी बार 36 हवा बची है, तो इसका 1/4 निकाल रहा है, तो यहाँ पे इसको 4 से काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9। तो तीसरी कंडीशन में देखो हमारे पास 36 हवा थी और हमने वैक्यूम पंप लगाया, उसका 1/4 निकाला, मतलब टोटल 9 निकाला। तो कितना बचा हमारे पास? 36 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना? 27। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे श्रेणी बनाऊँ, जो श्रेणी बनाऊँ वो किस प्रकार से बनेगी? सबसे पहले तो हमारे पास हवा थी 64, उसके बाद कितनी बची? 1/4 निकाला तो 48 बची। अब 48 का भी 1/4 निकाला तो 36 बची। 36 का भी 27 ये 1/4 निकालो तो 27 बची। तो ऐसे करते-करते हमारी श्रेणी बन रही है। अब हमें ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डी निकालते हैं। तो ये होता है हमारा A1, ये होता है A2, ये A3 मतलब तीसरा पद, ये होता है चौथा पद। देखो पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। तो यहाँ पे क्या निकालते हैं? डी मतलब सारवंतर निकालने के लिए इसमें से ये माइनस करते हैं। तो A2 माइनस A1 करो, तो A2 है हमारे पास 48 और A1 है 64। अब माइनस 64 में से 48 घटाएँगे। देखो 64 में से अगर मैं 48 घटाता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा? 6 और 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16, बट बड़ा नंबरों के साथ में माइनस लगा है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में मुझे डी निकालना है, तो इसमें से ये घटाते हैं, मतलब A3 माइनस A2 हमें करना होगा। तो A3 हमारे पास 36 है, A2 हमारे पास है 48। तो 48 में से 36 घटा दो, तो कितना होगा? देखो 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पे होगा 1। अब क्योंकि 48 बड़ा है, माइनस लगा है, तो ये हो जाएगा -12। वैसे ही तीसरी कंडीशन में भी हम निकाल सकते हैं A4 माइनस A3, जो कि आपको दिख रहा होगा 27 माइनस 36। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा -9। अब देखो आपको हर कंडीशन में दिख रहा होगा डी का मान अलग-अलग आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि समांतर श्रेणी के लिए ये अंतर समान होना चाहिए, जबकि समान तो है नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, चूँकि जो सार्वंतर है वो समान नहीं है, इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखो दूसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब स्टार्टिंग में अगर 1 किलोमीटर खोदते हैं तो कितने लागत आती है? टोटल 150 रुपये आती है। ठीक है। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा किलोमीटर खोदोगे तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए 50 रुपये आएगी। जैसे अगर मैं 2 किलोमीटर खोदता हूँ तो यहाँ पे 1500 नहीं होगा, 150 रुपये होगा। तो 2 किलोमीटर के लिए कितनी होगी? देखो पहले किलोमीटर की 150 तो आएगी ही आएगी, साथ में अब दूसरे किलोमीटर के लिए 50 आएगी, तो टोटल हो जाएगा हमारा 200। ठीक है, वैसे 3 किलोमीटर के लिए अगर मैं निकालूँ तो पहले किलोमीटर के लिए 150, फिर अगले किलोमीटर के लिए 50 रुपये और अगले किलोमीटर के लिए 50 रुपये। तो पहले किलोमीटर के लिए, दूसरे और तीसरे किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा ये टोटल? 250। वैसे अगर मैं 4 किलोमीटर खोदता हूँ तो पहले किलोमीटर के लिए तो 150 आएगी, उसके बाद प्रत्येक के लिए 50 आएगी, तो दूसरे के लिए भी 50, तीसरे के लिए भी 50 और चौथे के लिए भी 50। तो टोटल कितना हो रहा है ये? 100 रुपये, 100 रुपये 200 और ये हो रहा है 300। तो ऐसे करते-करते आगे हम निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे श्रेणी बन जाएगी, तो श्रेणी में लिख देता हूँ। पहले कितनी आ रही है? सबसे पहले तो आ रही है हमारे पास 150, उसके बाद आ रही है 200। देखो ये आ रही है पहले 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300। 200 उसके बाद आगे आएगी 250, उसके बाद आगे आएगी 300। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी, आगे डॉट डॉट लगा देना, मतलब और ज़्यादा नंबर आते जाएँगे। अब मुझे ये चेक करना है ये समांतर श्रेणी होगी कि नहीं होगी, तो इसके लिए मैं इनके बीच का डिफ़रेंस निकाल देता हूँ। ठीक है? पहले पद लिख देता हूँ, देखो ये होगा पहला पद,
ये होगा दूसरा पद, ये होगा तीसरा पद, ये होगा चौथा पद। तो डी के लिए क्या करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं, मतलब A2 माइनस A1 करेंगे, जो कि है हमारे पास 200 माइनस 150। अब 200 में से 150 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50। वैसे ही यहाँ से भी निकालो, इसमें से ये माइनस करना है, मतलब A3 में से A2 माइनस कर दो। तो A2 है, A3 है हमारे पास 250, A2 है 200, तो ये माइनस करेंगे, यहाँ से भी आएगा 50। वैसे ही एक और निकाल दो, A4 माइनस A3, तो यानी 300 में से 250 माइनस करेंगे तो ये भी आएगा 50। अब आपको दिख रहा होगा हर कंडीशन में डी का मान समान है, इसीलिए ये एक समांतर श्रेणी होगी। तो लास्ट में लिखना भी होगा, चूंकि जो सार्वंतर है वो समान है, इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी होगी। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखो सबसे पहले जो हमारा मूलधन है, मूलधन का मतलब स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें दिया है 10,000। तो यहाँ पे ये जो राशि होगी, पहली राशि, ये तो 10,000 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि वार्षिक 8% की दर से, मतलब प्रत्येक साल 8% उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। अब चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको पता ही होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, मतलब प्रिंस जैसे अगर नॉर्मल साधारण ब्याज होता तो उसमें पी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट का, मतलब जो मूलधन है वो हमारा एक ही रहता 10,000। बट चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे नहीं होता है कि जैसे पहले साल के लिए जैसे 8% इसमें दिया है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले देखो पहले साल की राशि कितनी होगी, पहले साल की जो राशि होगी वो होगी हमारी 10,000, और इसका 8%, तो 10,000 का 8% निकाल दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 800। तो इसका मतलब 10,000 पहले था, अब 800 रुपये और जमा होगा, क्योंकि ब्याज लग रहा है। ब्याज कितना लग रहा है, 800 लग रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,800। तो यहाँ पे पहले साल की टोटल राशि हो जाएगी हमारे पास 10,800 रुपये। ठीक है, कहाँ से निकाली हमने, यहाँ से निकाली है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 10,000 और प्लस यहाँ पे 800 रुपये ब्याज निकला, तो तब जाके ये हुआ 10,800। अब देखो क्या होता है, अगर साधारण ब्याज होता है तो दूसरे साल के लिए भी जो हमारा पी होता है वो 10,000 ही होता है। बट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो पहले साल की राशि है वो हमारी अब प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन बन जाती है। अब ब्याज इस पे लगेगा, मतलब जो 10,800 है, अब इस पे हमें 8% वार्षिक ब्याज देनी होगी। तो इसका 8% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से गुणा करेंगे तो 8 अटा ये हो जाएगा 64, और यहाँ पे 8 एकम ये हो जाएगा 8, मतलब 864 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10,800। उसके बाद हमारे पास था, अब तीसरे साल यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे साल की जो राशि है ये इस प्रकार से है, ठीक है। तो 10,800 प्लस 864 रुपये उसको ब्याज देना पड़ेगा, 864 है ये। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे होगा 4, फिर यहाँ पे 6, और उसके बाद 8 और यहाँ पे हो जाएगा 16, और यहाँ पे होगा 1, मतलब टोटल इतने रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो फिलहाल ये 3 नंबर से ही हमारा काम हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो उसने 10,000 रुपये जमा किए, पहले साल का जो ब्याज होगा वो 10,800 होगा। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं। ब्याज दूसरे साल से चेंज होता है। जैसे अगर यहाँ पे ये होता ना, अगर यहाँ पे केवल साधारण ब्याज होता, तो साधारण ब्याज क्या था, यहाँ पे 10,800 रुपये था। अब दूसरे साल भी ये 10,000 पे ही 800 रुपये लगते हैं, ये 8% लगते हैं, सॉरी। तो 10,000 का 800 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे होता है 800। तो यहाँ पे जो 864 लिखा है ना, इसके बदले हमारा यहाँ पे 800 ही होता। बट यहाँ पे 64 रुपये एक्स्ट्रा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो 800 रुपये यहाँ पे ब्याज लगा ना, इसके ऊपर भी ब्याज लगा, इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। अब देखो एक तरीका तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उसका 8% निकालो फिर सॉल्व करो। आप यहाँ चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे पहले साल 10,000 का 8% है, तो इसका सीधे 108% निकाल दो, क्योंकि टोटल हर कंडीशन में 100% होता है। अब 8% लग रहा है तो 100 में 8% जोड़ेंगे तो टोटल 108% हो जाएगा। तो या तो पहले 8% निकालो फिर इनको जोड़ो, या टोटल सीधे 108% निकालो, तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे है 10, 8 और साथ में 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो, देखो 10,800 आ रहा है, 10,800 आ रहा है। अब दूसरी कंडीशन में ये 10,800 जो आया, इसका भी सीधे क्योंकि 8% लग रहा है, तो दूसरे साल इसका भी 108% होगा। अब इससे ये कैंसिल करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यही आएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो या तो अलग-अलग निकालो या साथ ही में निकालो, जैसे भी आप निकाल सकते हो, जैसे भी आपको समझ में आता है। तो यहाँ पे पहले मैं इनको मिटा देता हूँ। तो देखो श्रेणी हमारी क्या बन रही है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं श्रेणी। ये बन रही है हमारी, पहले आ रहा है 10,000, उसके बाद आ रहा है 10,800, उसके बाद आ रहा है 11,664, ठीक है।
अब ये नंबर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे डी निकालना है तो डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबरिंग कर दो। ये है हमारा पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद। तो पहले डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10,800। इसमें से घटाएंगे हम 10,000 रुपये। तो 10,000 घटा दो तो यहाँ पे तो आ रहा है 800। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में जो डी आएगा वो A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 हमारे पास आ रहा है 11,664। इसमें हम 10,800 माइनस करेंगे। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 864 रुपये। तो आपको दिख रहा होगा डी का मान यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 864 है। तब डी अलग अलग आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो लास्ट में लिखना भी होगा, क्योंकि जो सार्वंतर है वो समान नहीं है, इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखो यहाँ पे चौथा पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 1 भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। तो जैसे पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें ए भी दिया है, डी भी दिया है। तो प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला पद। पहला पद जो कि ए ही होता है, तो ए हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है। वैसे दूसरा पद हम निकालेंगे तो दूसरा पद होता है ए प्लस डी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए हमें दिया है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और डी है हमारे पास 10, तो यहाँ पे भी 10 लिख दो। तो टोटल कितना आ रहा है, 10 और 10 ये आ रहा है 20। दूसरा पद भी हो गया। अब वैसे ही तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद होगा ए प्लस 2D। तो यहाँ पे हो जाएगा ए है हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू डी का मान है 10। अब इसको हल करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये 10 प्लस 10 और 10 ही हो जाएगा 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 30। तीसरा पद निकाल दिया और लास्ट में चौथा पद निकालेंगे जो कि होता है ए प्लस 3D। तो ए का मान है हमारे पास 10 प्लस 3 इंटू डी का मान है 10। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 40। तो देखो श्रेणी हमारी बन गई 10, 20, 30 और 40। तो आप चाहें तो लास्ट में ये लिख भी सकते हैं, जो श्रेणी होगी वो इस प्रकार से होगी, 10 हो गया, 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, और ये आगे बढ़ती जाएगी। तो स्टार्टिंग के 4 पद हमें निकालने थे, तो ये मैंने निकाल दिया। ठीक। वैसे सेम टू सेम ये दूसरे वाले पार्ट में हम लिख देते हैं। देखो ए का मान तो -3 दिया है, डी का मान 0 दिया है। तो यहाँ पे जो पहला पद होगा वो होगा हमारा ए, जो कि हमें दिया है -2। पहला पद तो निकल गया। दूसरा पद होता है ए प्लस डी। तो ए का मान है हमारे पास -2 और डी का मान है 0। तो -2 प्लस 0 ये हो जाएगा -2। ठीक है, दूसरा पद भी निकाल दिया। वैसे ही तीसरा पद निकालेंगे तो यहाँ पे ए का मान है -2 प्लस डी का मान है 2 गुणा 0। तो ये भी हमारा -2 आया। तो तीसरा पद भी निकल गया। वैसे ही चौथा पद निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस 3 इंटू डी का मान है 0। तो ये आ रहा है ए, देखो कितना है, ए है -2, तो यहाँ पे भी आएगा -2। अब देखो ये पूरी जो सीरीज़ बन रही है हमारी वो ऐसे बन रही है, -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2, तो ऐसे बनती जा रही है। तो यहाँ पे लिख देना लास्ट में, ये वाली हमारी श्रेणी बनेगी। ठीक। तो इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। वैसे ही देखो इसका तीसरा पार्ट क्या दिया है। इसमें तीसरा पार्ट अगर हमें निकालना है तो देखो ए और डी का मान हमें दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहला पद ए है, जो कि होगा हमारा 4, क्योंकि ए का मान 4 दिया है। वैसे ही दूसरा पद निकालेंगे तो ये होता है ए प्लस डी। तो ए का मान है हमारे पास 4 और डी का मान है -3, ये -3, तो ये हो जाएगा 4 -3, तो यहाँ पे आएगा हमारा 1। ठीक है। वैसे तीसरा पद निकालेंगे तो ए प्लस 2D होता है। तो ए का मान है हमारे पास 4 प्लस 2 गुणा डी का मान है -3। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 गुणा 2 ये होगा -6। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 2, बट क्योंकि बड़ा नंबर ये है इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो 3 पद निकल गए। वैसे लास्ट चौथा पद अगर मैं निकालूँ तो ए का मान है 4 प्लस 3 गुणा डी का मान है -3। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस का माइनस, 3 गुणा 3 ये होगा 9। अब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा -5। तो जो श्रेणी है, जो सीरीज़ है वो हमारी क्या-क्या आई, पहला पद है हमारा 4, दूसरा पद है 1, तीसरा पद है -2 और लास्ट वाला पद है -5। तो ये हमने स्टार्टिंग के 5 पद निकाल दिए। तो देखो तीसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही चौथे पार्ट के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ए तो -1 है, तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास -1। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ। वैसे ही डी का मान है 1/2, तो दूसरा पद होगा ए प्लस डी। तो ए का मान है हमारे पास -1 प्लस डी का मान है 1/2। अब आपको दिख रही होगी ये एक भिन्न है। तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हर समान करने होंगे। अब देखो हर समान कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानो, तो यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे गुणा किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस 1 और बटे में यहाँ पे होगा 2।
अब इसमें से ये घटाएँगे तो ये आएगा माइनस में 1/2। तो देखो दूसरा पद भी निकाल दिया हमने। वैसे ही तीसरा पद यहाँ पे निकालेंगे तो a का मान है -1 तो यहाँ पे होगा -1 प्लस 2 गुणा d का मान है 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2। देखो इससे ये वाला कैंसिल तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास -1 + 1 तो ये आ रहा है 0, ठीक है। और लास्ट में चौथा पद निकालेंगे तो a का मान है हमारे पास -1 तो यहाँ पे होगा -1 प्लस 3 × d का मान है 1/2। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एक भिन्न बन रही है। तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हर समान करना होगा। तो 2 का गुणा यहाँ भी किया, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है -2 प्लस में यहाँ पे होगा 3 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2। अब 3 में से 2 घटाएँगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो इसके 4 पद कौन-कौन से हैं? पहला होगा -1 देखो a -1 ठीक है। दूसरा पद होगा -1/2 तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1/2। तीसरा होगा 0 तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और लास्ट वाला होगा 1/2 तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2। बाकी डैश डैश लगा देना। स्टार्टिंग के 4 पद निकालने थे जो कि हमने निकाल दिया। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब पाँचवा पार्ट इसमें देखो क्या दिया है, a का मान है -1.25 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1.25 ठीक है। अब दूसरा पद है a प्लस डी तो a का मान है माइनस में 1.25 प्लस d का मान है यहाँ पे माइनस में 0.25। अब इनको आपस में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस में 1.25। पहले इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस होगा 0.25। अब देखो भिन्नों का जोड़ तो आपको आता ही होगा, एक नंबर है 0.25 एक नंबर है पॉइंट में 25 तो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगता है। यहाँ पे जहाँ-जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 मानते हैं। अब क्योंकि माइनस माइनस है मतलब इनको आपस में पहले जोड़ना है। तो 5 और 5 ये हो जाएगा 10, 2 और 2 ये हो जाएगा 4 और 1 हासिल 5। फिर यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे भी दशमलव, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1। तो ये हो जाएगा बराबर में 1.5। अब क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। जैसे कहीं पे करते हैं ना -2 -3 तो ये आता है माइनस का 5। सेम टू सेम मतलब पहले ये दोनों जुड़ते हैं, जोड़ के फिर लास्ट में माइनस लिखते हैं। सेम टू सेम वैसे ही इनको जोड़ा और लास्ट में माइनस लिख दिया, ठीक है। अब मुझे तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद भी ऐसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1.25 प्लस 2 इंटू डी का मान है माइनस में 0.25। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 1.25 और देखो ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस 0.25 इंटू 2 करेंगे तो 5 गुणा 2 ये हो जाएगा 10 को 0 ठीक है। 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4 और 1 हासिल 5। फिर यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे भी दशमलव और फिर 2 का गुणा इसके साथ में तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम जैसे यहाँ पे जोड़ा वैसे ही जोड़ेंगे। तो एक है 1.25 एक है 0.50। अब 5 और 0 जोड़ेंगे ये होगा 5, 5 और 2 ये होगा 7 फिर दशमलव और यहाँ पे हो जाएगा 1 तो 1.7 आ रहा है। तो ये आएगा यहाँ पे माइनस का 1.75 ठीक है। और लास्ट पार्ट अगर मैं इसका निकालूँ तो a कितना है हमारे पास, a है माइनस में 1.25 ठीक है प्लस 3 इंटू डी कितना है, d है माइनस का 0.25। अब इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये है माइनस 1.25 और ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस का माइनस। अब इसको गुणा करेंगे तो 3 गुणा 5, 5 तो ये हो जाएगा 15, 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6 और 1 हासिल 7 फिर दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे होगा 0। अब इनको जोड़ना है तो देखो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ पे पॉइंट भी है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे 0.75 जोड़ना है। तो 75 अगर मैं जोड़ूंगा तो 5 और 5 10 की 0, 7 और 2 9 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 7 और 2 9 और 1 हासिल भी है 10 की 0 फिर 1 और 1 हासिल यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये आ रहा है हमारे पास 2.0 या केवल 2 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस में आएगा 2.00 आएगा ना। तो दशमलव के आगे 0 है तो इनको मैं हटा सकता हूँ। तो देखो जो श्रेणी है वो क्या-क्या बनेगी हमारी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला नंबर है हमारे पास -1.25 ठीक है। दूसरा नंबर है हमारे पास -1.5 ठीक है। तीसरा नंबर है माइनस में 1.75 और चौथा नंबर है माइनस का 2। तो ये हमारे आंसर आ जाएँगे। तो यहाँ पे देखो इसका 5वां पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद मतलब एक तो ए का मान चाहिए और सार्वंतर मतलब एक तो डी का मान चाहिए। तो जैसे पहला पार्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको दिख रहा होगा जो पहला पद होता है उसे ही हम ए कहते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 3 ठीक है। ए 3 हो गया। अब डी लिखना है तो डी कैसे होगा, इसमें से ये माइनस करते हैं। तो इसमें से ये माइनस कर दो तो देखो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग कर दूँ, ये है पहला पद, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा और ये वाला चौथा। तो मैं कह सकता हूँ A2 माइनस A1 करना होगा। तो यहाँ पे लिख दो A2 माइनस A1 तो जो कि होगा 1 माइनस 3 कितना आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा -2।
या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें से ये माइनस कर दो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A3 माइनस A2, तो बराबर ये होगा -1 माइनस प्लस में 1, क्योंकि ये माइनस है, इसके साथ में ये माइनस होगा, तो ये बराबर कितना आएगा? देखो माइनस माइनस है तो आपस में जुड़ जाएंगे, बट साइन माइनस का रहेगा, यहाँ से भी -2 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं D बराबर हमारा -2 आएगा। तो देखो कितना आ रहा है, A बराबर आ रहा है 3, वैसे D बराबर आ रहा है -2। तो यहाँ पे पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। वैसे ही सेम टू सेम हम दूसरा पार्ट निकालेंगे, तो दूसरे पार्ट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरे पार्ट का A मतलब पहला पद जो कि हमें दिया है -5 है, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे D निकालना है तो ये होता है A2 माइनस A1, तो A2 मतलब ये वाला, इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा -1 माइनस -5। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिखेगा माइनस 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 का ये होगा प्लस 5। अब 5 में से 1 घटाएँगे, ये हो जाएगा 4, ठीक है। या आप यहाँ से मतलब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से भी निकलेगा तब भी 4 ही आएगा। तो मुझे A और D चाहिए था, जो कि मैंने निकाल दिया, ठीक है। दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही तीसरे पार्ट में मुझे A चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A बराबर 1/3 ही आ रहा है, पहला पद 1/3 ही है। अब मैं D निकालूँगा तो इसको लिख सकता हूँ मैं A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारे पास 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस A1 है 1/3। अब देखो भिन्न है तो भिन्न में हर समान है ऑलरेडी, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5 माइनस 1 बटे में ये हो जाएगा 3, बराबर कितना आ रहा है, 5 में से 1 गया तो ये हो गया 4/3। तो A है 1/3 और D आएगा हमारे पास 4/3। तो बस ये वाला भी हमारा आंसर निकल गया। अब वैसे ही चौथा पार्ट हमें लिखना है, तो यहाँ पे A का मान मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले A का मान मतलब पहला पद जो कि है 0.6, और D अगर मुझे चाहिए तो ये होगा A2 माइनस A1, यहाँ पर लिख देता हूँ A2 माइनस A1। देखो A2 कितना है, ये वाला, A1 कितना है, ये वाला, मतलब इसमें से ये माइनस करना है, तो 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो कितना आएगा? देखो 1.7 बड़ा नंबर है, इसमें तो 0.6 छोटा नंबर माइनस करना है। तो माइनस कैसे करते हैं? इसके दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगा दो, अब माइनस कर दो, तो 7 में से 6 गया तो यहाँ पे होगा 1, फिर दशमलव है तो यहाँ पे भी दशमलव आएगा, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, तो ये आ रहा है हमारे पास 1.1। तो डी का मान भी हमने निकाल दिया 1.1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके चारों पार्ट कंप्लीट हो गए।